Welcome to Common Mind. So today we are going to do the second part of the second examination of CDS Elementary Mathematics 2016 paper from question number 51 to question number 100. Okay, we'll continue to explore various types of questions which are coming. Okay, now from trigonometry, mensuration, geometry. Okay. Here हमारा क्वेश्चन नंबर 51 हमसे कह रहा है रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3. रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि जो आर है हमारा, ठीक है, जो हमारा आर है और जो हमारा एच है उसका रेशियो कितना है 2:3, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम हमको दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो हमको 1617 दे रखा है. तो यहाँ से हम देख लेते हैं एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3r/2. एच की वैल्यू हो जाएगी 3r/2, ठीक है. तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1617 आ रहा है. तो 22/7 यानी कि 11/7 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1617. 11 से कैंसिल आउट होगा तो 51, 11 4 44 तो 177. तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 147 इंटू 7. तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 14, 7 इंटू 7 इंटू सॉरी मैंने तो गलती से कौन का फॉर्मूला लगा दिया. 1/3 नहीं होगा, सॉरी. पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू सिर्फ 167 है. तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रहने दीजिए ऐसे ही. ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है. तो 22/7 यानी कि 11/7. फिर से इसको करते हैं, वो मैंने गलती से वो कौन का फॉर्मूला लगा दिया था यहाँ पे. तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 1617. तो 22/7 आर स्क्वायर इंटू 3r/2 इज इक्वल्स टू 1617. सो यहाँ से 11 147. तो कितना हो जाएगा ये r³ इज इक्वल्स टू 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 3 4 12 49 इंटू 7. तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है. जैसे r की वैल्यू आ गई 7 तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/2. हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है. तो 2 पाई आर एच प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 44/7 इंटू 7 इंटू एच हो जाएगा 21/2 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7. तो 7 से 7 कैंसिल 44/2 इंटू 21 प्लस 14 22. तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 35 0 1 770, ठीक है. नेक्स्ट वाले पे आता है. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्फेरिकल वेसल ऑफ डायमीटर दिस इज दिस. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इसका टोटल सर्फेस एरिया निकाल देंगे. तो 4 पाई आर स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू सपोज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास सपोज x है. टोटल कॉस्ट कितनी है 8008. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8008 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 4 इंटू 7/22. तो 11 2 ज़र 7 7 ज़र 11 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 11 7 ज़र 30 728. 7 से कटेगा तो आएगा 104 और ये 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 2 ज़र 8 26. तो 2 से कटेगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है. इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज एन इंस्क्राइब्ड सर्कल देन द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल्स. देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको हम नीचे रफ में करते हैं. हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल हैज एन इंस्क्राइब्ड सर्कल देन द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, ठीक है, उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है. एक सर्कल ऐसे यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है जो कि सारे साइड्स को छू रहा है, ठीक है. A B C D, ठीक है. यहाँ पे E, ये F, ये G और ये H, ठीक है. अच्छा, हमसे एक क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज एन इंस्क्राइब्ड सर्कल देन द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल्स. यानी कि हमसे पूछा है कि AB प्लस BC की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है. तो AB प्लस BC की वैल्यू बता देते हैं हम इनको कितनी होगी. ऑप्शन में हमको दे रखा है हाफ द सम ऑफ द डायगोनल्स, सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स एंड सो ऑन. तो AB प्लस BC की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ पे, सॉरी AB प्लस CD, तो AB की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ AE प्लस EB,
और सी डी की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, डी जी प्लस जी सी, है ना। अब मुझे पता है कि जो ए ई की वैल्यू है वो ए एच के बराबर है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ ए ई की वैल्यू ए एच के बराबर है। ए ई की जो वैल्यू है वो डी एच के बराबर है, ए एच डी एच के बराबर कर दो या ए एच के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू को मैं ए एच रख देता हूँ। ई डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई बी, सॉरी ई बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी एफ के बराबर। डी जी की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, डी एच के बराबर, है ना। डी जी की जो वैल्यू है ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, ठीक है। और जी सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ सी के बराबर, ठीक है। तो ए एच प्लस डी एच, है ना, ए एच प्लस डी एच इज इक्वल्स टू ए डी, और बी एफ प्लस एफ सी, बी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू बी सी, बी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू बी सी। तो मैंने ए बी प्लस सी डी से चालू किया और वो क्या आया, ए डी प्लस बी सी, यानी कि सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज नथिंग बट द सम ऑफ द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, यानी कि ए बी प्लस डी सी इज नथिंग बट ए डी प्लस बी सी, ठीक है। If a quadrilateral has an inscribed circle, तो इसका आंसर में हम लोगों ने क्या देखा था कि the sum of pair of opposite sides equals sum of the other pair of opposite sides, ऑप्शन नंबर बी, है ना। A circle and a square have the same perimeter, which of the following is correct? Suppose सर्कल की साइड है r, सर्कल का रेडियस है r और स्क्वायर की साइड है s, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4s, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई r। इट इज गिवन दैट 2 पाई r इज इक्वल्स टू 4s, ओके। सो यहां से मैं r को लिख सकता हूं 2s अपॉन पाई, आर की वैल्यू हो जाएगी 2s अपॉन पाई। एरियाज, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी कि 16s स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने 2s बाई पाई निकाल के रखी है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4s स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर बाई पाई, और स्क्वायर का एरिया कितना है एस स्क्वायर। हमसे पूछा कि भाई इन दोनों को कंपेयर करो, बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें देयर एरियाज आर इक्वल, बिल्कुल नहीं, एरियाज इक्वल तो नहीं है। द एरिया ऑफ द सर्कल इज लार्जर, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 अपॉन पाई एक ऐसी क्वांटिटी आएगी, पाई जो है वो 4 से कम होता है, पाई जो है वो 4 से कम है, तो 4 से अगर हम किसी छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है 4s स्क्वायर अपॉन पाई वो हमेशा एस स्क्वायर से बड़ी होगी। अरे 4 अपॉन 3.14 एस स्क्वायर जो है वो एस स्क्वायर से बड़ा ना होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी आएगी। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज इन द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन एंड डायमीटर्स ऑफ इट्स बॉटम एंड टॉप। देखिए एक फ्रस्ट्रम है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक फ्रस्ट्रम होता है। सपोज, वैसे तो ये इन्वर्टेड ग्लास है, मुझे पता है ये ग्लास ऐसे नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, लेकिन हम फिर भी फ्रस्ट्रम की जानकारी के लिए बना देते हैं। डायमीटर्स ऑफ इट्स बॉटम एंड टॉप, बॉटम की 4 है 18 सेंटीमीटर। भैया हमको पता है फ्रस्ट ग्लास ऐसे, ग्लास इस शेप में ही होगा, ग्लास ऐसे होता है, लेकिन बस ऐसे जानने के लिए, एक अच्छे समझने के लिए फ्रस्टम को जैसे उसका एक्चुअल शेप होता है वैसे मैंने बना दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉटम और टॉप को एक्सचेंज कर देते हैं। तो बॉटम का जो 4 है उसको 4 वो टॉप का बना देते हैं, है ना। ये हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ से मैं लाइन खींच दूँ तो ये मेरा 4 हो जाएगा, और ये मेरा कितना दिया है मेरे को, अच्छा इसका डायमीटर दिया, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगा, और इसका डायमीटर 18 है तो ये रेडियस 9 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि वी टेक कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज पाई एक्स सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा तो अगर आप ध्यान से देखें हाइट इसकी 24 गिवन है, हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम बताओ, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम होता है वो वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द कटेड कोन, कट कोन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो एक कंप्लीट कोन बन जाएगा, एक ऐसे कंप्लीट कोन बन जाएगा, ठीक है, कंप्लीट कोन बन जाएगा। और ये डिस्टेंस अगर मैं इसको एक्स एच बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 24 है। तो अगर मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगा दूँ तो बड़े वाले छोटे वाले का
छोटे वाले ट्राइंगल का रेडियस अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का रेडियस इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट, ये लगा सकते हैं। तो 48 प्लस 2h इज इक्वल्स टू 9h, सो 48 इज इक्वल्स टू 7h, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/7, यानी कि जो टोटल हाइट आ गई वो आ गई 48/7 प्लस 24, क्योंकि हमको 24 लेना है ना, तो कितना हो जाएगा 7 4 28 8 2 168, 168 प्लस 48 कितना हो जाएगा 61216, यानी कि 216 अपॉन 7 जो है इस पूरे वॉल्यूम की, इस पूरे कोन की हाइट आ जाएगी। तो इस पूरे कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 81 इंटू एच, माइनस में इस छोटे वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 48/7, ठीक है। तो पाई को अगर हम यहाँ पे लें तो 81 इंटू 216 अपॉन 7 माइनस 192/7, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो 216 इंटू 81 कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 22168 4217, तो 69417 496 17496 माइनस 192, तो हो जाएगा 40 हो जाएगा 3 17304 डिवाइड बाई 7 इंटू पाई, तो 7 से कटेगा कितना हो जाएगा 223। अच्छा, इसका 1/3 भी करना है ना, कौन ले रहे हैं तो यहाँ 1/3 भी तो होगा, 1/3 ऑफ दिस माइनस 1/3 ऑफ दिस, कोई नहीं हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसको 1/3 कर देंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको 1/3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 2 14 23 7 3 21 20 7 2 14 सॉरी 7 2 14 33 7 4 28 50 7 7 49 14, तो 2472 और इसका 1/3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ 2472 पाई, तो 3 8 24 3 2 6 112 3 4 12, तो 824 पाई, 824 पाई जो है मेरा वॉल्यूम आ रहा है इसका, तो 824 पाई इज इक्वल्स टू एक्स पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 824, ठीक है। या तो डायरेक्टली अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट टर्म याद हो तो उससे भी लगा सकते हैं, और नहीं याद है तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा कोन का वॉल्यूम माइनस इस ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम कर दिया, तो मेरे पास इसका कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। In an equilateral triangle, another equilateral triangle is drawn inside joining the midpoints of the sides of the given equilateral triangle. The process is continued up to 7 times. What is the ratio? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, हमको पता है कि अगर कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली साइड्स का जब हम निकालेंगे तो उसकी हर साइड हाफ हो जाती है मिड पॉइंट थ्योरम से, हमने पढ़ा है ना कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को बोलूँ ABC और मैं इसको बोलूँ XYZ, तो भैया हमको पता है XY जो है पैरेलल टू BC है और XY जो है हाफ ऑफ BC हो जाएगी। सिमिलरली YZ जो है वो AB के पैरेलल है, तो YZ की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ टाइम्स AB, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इंस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अप टू 7 टाइम्स। पहली बार जब हमने किया, सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ओरिजिनल वाला था उसकी साइड थी A, जब हमने पहली बार किया तो A/2 होगी, है ना। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड टू, यानी कि हमने 7 बार उस ट्रायंगल के अंदर बनाया, 7 बार, ठीक है। तो जब हमने पहली बार बनाया तो उसकी साइड क्या थी A/2, दूसरी बनाएंगे तो A/2 की बार, 7वीं बार जब बनाएंगे तो जो 7वीं बार बनाएंगे, पहली बार हमने बनाया तो वो A/2 की पावर 1 है, 7वीं बार बनाएंगे तो A/2 की पावर 7 है। अब हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल। फोर्थ ट्रायंगल जब बनाएंगे, तो वो तीसरा ट्रायंगल होगा, है ना। प्रोसेस 7 बार हुआ है तो टोटल ट्रायंगल 8 बने होंगे इसको लेके, तो जो फोर्थ ट्रायंगल होगा तो उसकी साइड क्या हो जाएगी A/2 क्यूब, है ना। जो फोर्थ ट्रायंगल होगा उसकी साइड हो जाएगी A/2 क्यूब, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल की साइड A थी, दूसरे वाले की A/2, तीसरे वाले की A/2 स्क्वायर, चौथे वाले की A/2 क्यूब,
तो सातवें वाले की क्या हो जाएगी, a/2⁶, ठीक है। तो बस इन दोनों का एरिया निकालना है, तो √3/4 साइड स्क्वायर फोर्थ ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, a²/2⁶ डिवाइडेड बाई √3/4 साइड स्क्वायर 7 ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, a²/2⁵. ये कटा यहाँ से, ये कटा यहाँ से, तो 2⁵ डिवाइडेड बाई 2⁶, ये कितना हो जाएगा 2⁶ 64:1 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 64:1. रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ दिस ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर. बहुत ही सिंपल सवाल है. देखिए सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है, और जो रेन वाटर यहाँ पे जमा हुआ, सपोज ये रेन वाटर, ये है रूफ मेरा, है ना, रेन वाटर यहाँ पे जमा हुआ, इसका एरिया है, और जितना जितना हमसे पूछा है कि रेनफॉल कितनी हुई, तो जितनी रेनफॉल हुई उतनी हाइट के बराबर का वॉल्यूम पानी इतना होगा. तो 22 इंटू 20 हमारा हो गया एरिया 440, और सपोज 440 इंटू एक्स मीटर, है ना, मीटर क्यूब, इतनी रेनफॉल हो गई 440 इंटू एक्स, और जितना जितना रेनफॉल हुई, जितना वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल हुआ, उतना ही हमारा उतना पानी उस सिलेंड्रिकल वेसल में गया. तो जो जितना वॉल्यूम वर्षा हुई, जितना वॉल्यूम रेन हुई, उतना ही वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेसल में जाएगा, यानी कि πr², कितना हो जाएगा 1 इंटू एच कितना हो जाएगा 35/10, यानी कि 7/5. तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2/200, यानी कि 1/100, 1/100 मीटर. सॉरी यहाँ 5 नहीं, यहाँ पे 2 होगा ना, सॉरी 2 हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/80, यानी कि 1/40, 1/40 क्या मीटर. तो मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 2.5. The height of a cone is 60 centimeter. A small cone is cut off at the top of a plane parallel to the base and its volume is 1/64. बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है. देखिए ये बड़ा सा कोन है, हमने क्या किया, हमने एक ऐसे चाकू चलाया और इस कोन को यहां से ऐसे काट दिया, तो ये कोन गया. सपोज इस कोन की हाइट है h, ठीक है, इस कोन की हाइट है 60 सेंटीमीटर, तो बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, अच्छा इस पूरे कोन की हाइट है 60. तो बस यहाँ पे वही लगा देना है जो अभी हमने यहाँ पे किया था इस वाले क्वेश्चन में. क्या करना है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों सिमिलर है, और हमको दे रखा है कि वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन है, यानी कि ये वाला, इज 1/64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन. तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन कितना हो जाएगा 1/3 πr² इज इक्वल्स टू 1/40 टाइम्स 1/64 टाइम्स 1/3 पाई कैपिटल R² कैपिटल H. तो 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ओके. और हम यहाँ पे देख सकते हैं छोटे वाले का रेडियस अपॉन बड़े वाले का रेडियस इज इक्वल टू छोटे वाले की हाइट अपॉन बड़े वाले की हाइट. बड़े वाले की हाइट 60 है, छोटे वाले की हाइट वैसे रहने देते हैं. तो h²/3600, तो h²/3600 हो जाएगा आपका R² इज इक्वल्स टू h की वैल्यू हमको दे रखी है 60, तो आपका h³ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे h मल्टीप्लाइड है, तो आपको हो जाएगा /64, यही तो होगा. तो h³ को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 16 15 16 40 225. h³ की वैल्यू कितनी आ रही है 225 इंटू 15, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15. अगर ये h की वैल्यू 15 हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्रॉम द बेस, बेस से पूछा है. अगर h की वैल्यू 15 है तो ये जो बेस है इसका कहां से कट किया गया 60 - 15 से, 60 - 15 कितना हो जाएगा 45, ठीक है. If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to the circle radius 3 centimeter, and what is the length of each tangent? बहुत ही सिंपल सवाल है. एक सर्कल है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये 60 डिग्री है, ये ऐसे आता है, अगर ये 90 है, ये 90 है,
रेडियस 3 है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो और ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर हमको पता है। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 से नहीं tan 30 निकालेंगे तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमको बेस चाहिए तो बेस की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन tan 30, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, तो ऊपर जाएगा तो 3/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 3√3। नेक्स्ट सवाल पे आता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई r क्यूब 27, तो 936 पाई आपका आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे देख डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, देखिए इस वाले सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि √2 कॉमा √2 2, ये साइड आ गई ट्रायंगल की, ये साइड आ गई। हमको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस 2 है तो ये √2 होगा, ये √2 होगा। हमने क्या किया, हमने उसी को शेप करके यहाँ लाया, इसको यहाँ पुट करेंगे तो मुझे दिखा कि मुझे ए बी और सी की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, तभी जाके फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं ए और बी को यहाँ रखूंगा तो √2 हो जाएगा, सी और ए को यहाँ पे रखूंगा तब भी √2 हो जाएगा, और बी और सी को मैं यहाँ पे रखूंगा तो 2 आ जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो बस हाफ इंटू √2 यही मेरा एरिया हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा एरिया है कितना 1। अब मेरा एरिया 1 है तो मुझे इन सब सारे ऑप्शन में 1 देख के रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे तीनों को 1 रखूंगा तो ये √3/2 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रखूंगा तो ये आपका √3/2 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1 इंटू 2/2 करूंगा तो ये 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और एकदम एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं तो आपको कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को फॉर्म करे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा √2 और 2, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है, जब a = b = c = 1 होगा, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स, लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको रफ में करते हैं। हमसे क्वेश्चन बोला है कि एक सेमी सर्कल है, ठीक है। इस सेमी सर्कल में लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड का एरिया कितना होगा, तो ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट ट्रायंगल का जो ये वर्टेक्स होगा ये वाला, वो यहाँ इसके मिड पॉइंट पे होगा, ये यहाँ जाएगा ऐसे, और ये यहाँ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे होगा, ठीक है। अगर इसका रेडियस r है तो ये हो जाएगा आपका r/2, ठीक है। ये r/2 हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस कितना है r इंटू हाइट r, या फिर आप इसको और भी तो बड़ा कर सकते हो, आप इसको और बड़ा कर दो, आप इसको यहाँ तक ले जाओ, ऐसे ऐसे कर दो। कहने का मतलब है कि अगर ये सेमी सर्कल है ऐसे, अगर इसकी टिप यहाँ एकदम सेंटर पे है, ये ले जाओ इसको ऐसे, ये तो हमको पता है डायमीटर से एक्सटेंड होने वाला, यहाँ पे आप ऐसे कर दो, ये वैल्यू r है, ये वैल्यू r है, बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये 2 ट्रायंगल है तो इंटू 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, r² आ गया इसका आंसर, ठीक है। r² स्क्वायर यूनिट्स। द डायमीटर ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ एन इंजन इज 2x सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर ऑफ फ्रंट व्हील, एंड दैट ऑफ द रियर व्हील यानी कि पीछे वाले का y सेंटीमीटर है, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द रियल व्हील रिवॉल्व्स व्हेन द फ्रंट व्हील रिवॉल्व्स n टाइम्स। सपोज फ्रंट व्हील अगर रिवॉल्व कर रहा है n टाइम तो रियर व्हील रिवॉल्व कर रहा है m टाइम, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस कवर करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है r थीटा। अगर S1, अब S1 क्या हो जाएगा आपका, S फ्रंट इज इक्वल्स टू R फ्रंट
इंटू थीटा फ्रंट एंड एस रियर इज इक्वल्स टू आर रियर इंटू थीटा रियर। तो दोनों के दोनों एस एफ और एस आर दोनों सेम है, तो आर एफ इंटू थीटा एफ की वैल्यू आर आर इंटू थीटा आर के बराबर होनी चाहिए। थीटा फ्रंट कितना हो जाएगा, थीटा फ्रंट हमसे बोल रहा है कि फ्रंट व्हील रिवॉल्व्स एन टाइम्स, तो थीटा फ्रंट कितना हो जाएगा, आर एफ इंटू एन इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू आर आर कितना हमको दिया है वाई, आर एफ हमको दिया था पहले एक्स, वाई इंटू एम, एम टाइम्स रिवॉल्व किया इंटू 2 पाई, थीटा आर क्या हो जाएगा मेरा एम इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एम की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक्स एन डिवाइड बाई वाई। ठीक है, एक्स एन डिवाइड बाई वाई, एक्स एन डिवाइड बाई वाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। A tent of a circus is made of canvas and is in the form of right circular cylinder and right circular cone above it। तो हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है और इस सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। ठीक है, the height and the diameter of the cylindrical part of the tent are 5 meter and 126 meter। cylindrical part की जो 5 है, the height and diameter, मतलब कहने का मतलब है कि जो डायमीटर है वो टोटल 126 है ना, और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है 5 मीटर, और अगर टोटल हाइट 21 है तो इसकी हाइट हो जाएगी 16। अब ये हाइट 16 है और ये हमारा इसका डायमीटर 126 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 63। तो स्लैंट हाइट हमसे पूछा क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, और हमको पता है 16, 63 और 65 एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 65। ठीक है, वॉट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाता है 2 पाई RH, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 63 इंटू एच कितना है 5, तो 9, तो कितना हो गया 90 मल्टीप्लाइड बाई 22, 8191980। ठीक है, 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर है। व्हाट इज द स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस। अब जो कैनवस है, कैनवस का मतलब कि ऐसा कपड़ा जो टेंट को ढकेगा बाहर से, तो ऑब्वियसली कपड़ा एक इसके कर्व सरफेस पे जाएगा, इस कोन के कर्व सरफेस पे इसके चारों ओर, और एक इसके सिलेंड्रिकल के कर्व सरफेस पे। तो जो टोटल कैनवस रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1980, तो बस हमको सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाला। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, ये होता है पाई आर एल, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर कितना हो जाएगा भाई, ये आर हो जाएगा मेरा 63। ठीक है, 63 मल्टीप्लाइड बाई 16, सॉरी स्लैंट हाइट कितनी है 65, तो 7 9 63। ठीक है, तो 22 इंटू 9 कितना हो जाएगा 198, और 198 मल्टीप्लाइड बाई 65 हो जाएगा आपका 04949848511 0781280, तो 12870 जो है मेरा सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मेरे पास 1980 था, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस ऑफ द क्लॉथ आ जाएगा। मतलब कैनवस का मतलब होता है जो कपड़ा आप लगाते हो टेंट में उसको कवर करने के लिए, तो कितना उसको रिक्वायरमेंट होगा उसका। ठीक है, कितना हो जाएगा 0519183414850। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. The car is traveling at a speed of this km/h। बहुत ही सिंपल सवाल है। What is the number of complete revolutions each wheel will make in 10 minutes। पहले तो मैं निकालते कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 10 मिनट्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स विल बी 66 km/h को मैं मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ, तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 66 इंटू 5/18 मल्टीप्लाइड बाई 10 को भी मैं सेकंड्स में बदल देता हूँ, तो ये हो जाएगा ये। तो कितना हो गया 6 3 6 10 322, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 110, तो 11000 मीटर, ये इतना चला। या मेरा क्या हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि एस। आर की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 40/100, क्योंकि सेंटीमीटर है हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर को मीटर में लगा लेते हैं। तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा एक चक्कर में 2 पाई घूमता है, यानी कि 44/7, तो एन चक्कर में इतना घूम जाएगा और वही एन हमको निकालना है। ठीक है, तो 11 से ये गया 1000, ये गया 4, ये गया 25। ठीक है, तो 1000
इंटू 25 अपॉन इंटू 7 अपॉन 40, ये यहाँ से गया, ये 25 से गया, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और 625 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 314,375, ठीक है 4375। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 12 13 5? देख के लग रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस 12 इंटू हाइट 5, 630। If the perimeter of a circle is equal to that of a square, perimeter of a circle क्या होता है, perimeter of a circle होता है 2 pi r, that is equal to that of a square, यानी कि 4 times s, 4s. Then what is the ratio of the area of the circle to that of the square? The area of circle होता है pi r square, ये होता है s square, तो r square की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 4s square अपॉन pi square, तो पाई बाई एस स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू 4s स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर रख देते हैं यहाँ से, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, 4 से पाई, यानी कि 4 डिवाइड बाई पाई, यानी कि 4 इंटू 7 बाई 22, यानी कि 211, 14:11, ठीक है 14:11। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, ABCD इज अ कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल ABCD विथ रेडियस r। सर्कल जो है मेरा ये है, ठीक है, और हमसे बोला है कि ABCD इज अ कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ सर्कल ABCD विथ रेडियस r एंड सेंटर एट O। सेंटर यहाँ पे O है। इफ AB इज अ डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है AB हमारा डायमीटर है, एंड CD इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ AB, यानी कि CD यहाँ पे है, CD जो है हाफ ऑफ AB है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि and if the circle completes one rotation about the center O, then what the locus of the middle point of CD, locus of the middle point of CD, तो obviously इसका भी locus यहीं कहीं होगा। सपोज इस locus point को मैं बोल देता हूँ E, है ना, ये चीज है R, ये चीज रखी है R। अच्छा, अगर ये टोटल है R, ये टोटल R, तो ये 2R हो जाएगा, तो CD की लेंथ कितनी हो जाएगी R, क्योंकि हमको दे रखा है कि CD जो है हाफ ऑफ AB है, AB की जो लेंथ है वो 2R है, तो CD की लेंथ कितनी हो जाएगी R। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो CD का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा R/2, और ये R है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द CD। अगर आप इस सर्कल को घुमाओगे ऐसे, इस सर्कल को घुमाओगे ऐसे, तो ये सर्कल ऐसे ऐसे घूम के घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये हमारा लोकस हो जाएगा, है ना। लोकस क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी OE, ये वाला जो पॉइंट हमेशा ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये जो आप बनाओगे, तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास इसका जो मिडल पॉइंट है CD, वो होगा, उसका लोकस होगा एक सर्कल, और वो सर्कल कौन सा होगा, ये ऑरेंज वाला सर्कल, और इसी ऑरेंज वाले सर्कल की रेडियस हमको निकालनी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी √r² माइनस r²/4, कितना हो जाएगा √3r/2, ठीक है √3r/2। नेक्स्ट वाले पे आता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √7/2 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे। हम पहले इसको sin 2 थीटा निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए, इसको जब √2 यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, या फिर ऐसा ना करके हम एक दूसरा नया शॉर्टकट मेथड भी ले सकते हैं कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर दे, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 + sin 2 थीटा इज इक्वल टू √7/2, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7/2 - 1, ये sin 2 थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, sin थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये 7/4 हो जाएगा ना, 7/4 - 1 कितना हो जाएगा 3/4, sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/4, sin 2 थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, तो इस चीज को मैं sin थीटा माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकता हूं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट sin थीटा
प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/4 माइनस 4, इसको मैं 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है 3/4। तो आ गया मेरा आंसर, कितना हो जाएगा 49/4 माइनस 6/4, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये आपका 7 हो जाएगा ना 7, तो 7/4 माइनस 6/4 विच इज इक्वल टू 1/4 का रूट, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोला है, इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स की पावर 8 प्लस 2 कॉस एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 4। अब ये आपको पता ही है ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कॉस एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहां से मैं देखूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, तो यहां पे रखिएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स यहां से, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर से 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 1। A man from the top of 100-meter high tower sees a car moving towards the tower at an angle of depression 30 degree। यहाँ पे टावर है 100 मीटर का, यहाँ पे मैन खड़ा है, उस मैन ने देखा कि जब कार यहाँ पे थी तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था पॉइंट ए पे, और जब कार यहाँ पे आई तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये गिवन है हमको 100, हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम, तो भैया डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई वो सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे करेंगे, इस पूरे की डिस्टेंस माइनस इस पूरे की डिस्टेंस, तो इस पूरे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको बोल देते हैं ओ, इसको बोल देते हैं पी, तो tan 30 इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 ओ पी 100, ओ ए की वैल्यू ये हो गई, ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ओ पी अपॉन tan 60 यानी कि 100 अपॉन √3, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा मेरा ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए की वैल्यू कितनी है 100 √3 माइनस ये कितना हो जाएगा 100 √3 अपॉन 3 यानी कि 100 √3 इंटू 2/3 यानी कि 200 √3/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आता है, two men on either side of a tower 75 meter high observe the angle of elevation of the top of the tower to be 30 degree and 60 degree, what is the distance either side, मतलब कि एक बंदा यहां से देख रहा है तो ये 30 डिग्री है, और एक बंदा यहां से देख रहा है जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, टावर जो है 75 मीटर हाई है, 75 मीटर हाई है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन पूछा, तो यानी कि अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो x प्लस वाई कैसे आएगा, tan 30 लेंगे तो 75/x आ जाएगा, 75/x इज इक्वल टू tan 30 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 √3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 60 हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 75/y, तो y इज इक्वल टू 75/√3, ये आपका हो जाएगा y, बस इन दोनों को ऐड करना है, तो x प्लस वाई जब करेंगे तो आएगा कितना 75 √3 प्लस 75/√3। ठीक है,
स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, रूट थ्री कितना हो जाएगा 225 प्लस 75 बाई रूट थ्री, यानी कि 300 बाई रूट थ्री तो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100 रूट थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। What is the value of this? Cosec square 68 और cot square 34। और cosec square 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot square 68 और ये माइनस cot square 34 को एक साथ ले लेते हैं। sec square 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan square 56 है ना, 1 प्लस tan square 56 और यहाँ पे माइनस tan square 22। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो cot स्क्वायर या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, इसको और इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या बनेगा मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68 माइनस tan स्क्वायर 22 प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर 56 माइनस कॉट स्क्वायर 34। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखाई दिए 68 22 56 और 34। ठीक है, tan स्क्वायर 22 को मैं कॉट स्क्वायर 68 लिख सकता हूं, तो माइनस कॉट स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 68 कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर 34 को मैं tan स्क्वायर 56 लिख सकता हूं, tan स्क्वायर 56 लिख सकता हूं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचा 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अभी वाला सवाल देखिए, इस वाले सवाल को हम रफ में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्वेश्चन में हमको गिवन था कि जो 2y cos थीटा है उसकी वैल्यू है x sin थीटा और 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम बताओ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। देखिए यहां से हमको बोल रहा है कि 2y cos थीटा की वैल्यू x sin थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं क्या, 2y cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, और हमको ऑलरेडी ये दे रखा है 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2y cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी cos थीटा है ना, तो cos थीटा यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये बचेगा माइनस y cosec थीटा इज इक्वल टू 3, तो 4y cosec थीटा माइनस y cosec थीटा इज इक्वल टू 3, तो y cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी y की वैल्यू जैसे sin थीटा आ गई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपके पास sin थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos थीटा, x की वैल्यू 2 cos थीटा, y की वैल्यू sin थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, x स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और y को sin थीटा पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1, सो 4 इंटू 1 विल बी 4। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन या फिर कहते हैं कि 2 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 4, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है -1, कितना हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 4 यानी कि रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 बाई रूट 3 यानी कि 4 बाई रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। ए की वैल्यू हमको ये गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसको काम करते हैं, इसको हम रफ में निकालते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये। हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि ए की जो वैल्यू है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेकर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 एक्सक्लूडेड। थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि हमसे ए की रेंज पूछ रहा है कि भैया ए की रेंज बता दो कितनी होगी। ठीक है,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए, उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और दूसरे को एज इट इज रहने दीजिए। ए की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, यानी कि मुझे बस इसकी रेंज निकालनी है। मुझे गिवन है थीटा जो वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में है, तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक, और ये हमको होता है π/2 पे टूटता है, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/1 तो π/2 तक जाएगी, दूसरी जाएगी मेरी π/2 से 1, π/2 से पाई, जो वैल्यू यहाँ पे देगा वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी देगा। तो हम इस वाले केस को कंसिडर करते हैं। जब 2 थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर π/2 तक जाएगी, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, दैट विल गो फ्रॉम 0 to 1, सो -1/4 साइन 2 थीटा की वैल्यू जाएगी -1/4 से 0। ठीक है, तो 1 - 1/4 साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 से लेकर 3/4 तक जाएगी, यानी कि जो ए है हमारा, जो कि हमारा ये था 3/4 से लेकर कहाँ तक जाएगा 1 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो इस 1 को, ये जो यहाँ पे 1 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अभी सिर्फ न्यूमरेटर की बात करते हैं, न्यूमरेटर। तो यहाँ से अगर मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस, ये किस में टूटता है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए आएगा यहाँ पे, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो न्यूमरेटर क्या हो गया मेरा कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, और नीचे क्या आ रहा है मेरा डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, सॉरी कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके साइन 1 डिग्री जो है साइन 1 रेडियन से बड़ा होता है। देखिए साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पे π/2 रेडियन आता है, π/2 रेडियन मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री का यहाँ पे बहुत पास में होगा। अब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, हमको पता है कि 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन होती है, यानी कि 3.14 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 बाई 180, वन डिग्री की वैल्यू इतनी रेडियन है ना, ये 1 डिग्री की वैल्यू है इन रेडियंस। तो देख रहे हैं ये 1 से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम। ये जो डिग्री जो रेडियन में आएगा, ये रेडियन में तो 1 रेडियन से तो बहुत कम वैल्यू है ये, है ना। तो 1 रेडियन से कम है तो ऑब्वियसली साइन 1 डिग्री जो है हमेशा लेस देन साइन 1 होगा, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, मतलब कि जैसे जैसे रेडियन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो भैया साइन 3.14 बाई 180 रेडियन क्या साइन 1 रेडियन से बड़ा है? नहीं, यहाँ पे साइन 1 रेडियन जो है साइन 1 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। कॉस 1 डिग्री क्या लेस देन कॉस 1 कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉस 1 रेडियन है, तो भी देख लेते हैं। अब हमको पता है कि भैया जो 1 डिग्री होता है, जो 1 रेडियन होता है, जो 1 डिग्री होता है वो लेस देन 1 रेडियन होता है, समझ में आया? जो 1 डिग्री होता है वो लेस देन 1 रेडियन होता है। तो कॉस 1 डिग्री जो है हमेशा कॉस 1 रेडियन से बड़ा होगा, क्योंकि कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस का एंगल का वैल्यू घटेगा, मतलब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा। तो यहाँ पे थीटा यानी कि 1 रेडियन बढ़ रहा है तो कॉस 1 डिग्री यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अब tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है,
तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हमको पता है कि भाई ये 1 डिग्री जो है 1 रेडियन से छोटा होता है, तो tan 1 डिग्री भी मेरा tan 1 रेडियन से छोटा होना चाहिए, तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारे तीनों के तीनों ही गलत हैं यहाँ पे, ठीक है। और याद ध्यान रखिएगा कि जो 1c लिखा हुआ है वो कुछ नहीं बल्कि एक 1 रेडियन होता है, ठीक है, इसका और कोई मतलब नहीं है। सेक्स tan स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर x की वैल्यू 2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। अब सीधे सीधे दिख रहा है कि x की वैल्यू 45 ही आएगी, है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। अगर ये 2 है तो इसको 1 + 1 होना होगा, और ये 1 कहाँ होगा, x की वैल्यू π/4 पे, और जब यहाँ पे x की वैल्यू π/4 रखोगे तब भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 45 डिग्री, ठीक है। या तो अगर आपको ये वाला मेथड नहीं सूझ रहा है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, tan स्क्वायर को लिख दो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, इसको लिख दो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो आपके पास हो जाएगा sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर इक्वल टू 0। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया आपका, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर की वैल्यू cos स्क्वायर के बराबर कब होती है, या तो जब sin की वैल्यू c हो, या तो साइन की वैल्यू -c हो, लेकिन हमको थीटा जो है 0 to 90 के बीच में दे रखा है, और यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो ऑब्वियसली साइन की वैल्यू कॉस के बराबर कब होगी, जब tan थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी, क्योंकि π/4 पे तो 1/√2 1/√2 दोनों होता है। If the length of the shadow of a tower is equal to its height, then what is the sun's altitude? ये तो ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा, ये तो देखे देखे से अगर ये बिल्डिंग है और इसकी शेडो यहाँ तक जा रही है, then what is the sun's altitude? सन का ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा एंगल के टर्म्स में, तो ये एंगल हमको निकालना है, ये वैल्यू भी अच्छा, ये वैल्यू भी अच्छा, तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, यहाँ पे सन है ना। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, देखिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, और ये वाला टर्म कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 2 - 1 = 1, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सभी को पता है, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है ना, ये सब पता होना चाहिए। tan 90 - थीटा sec थीटा होता है, सॉरी tan 90 - थीटा cot थीटा होता है, cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, sec 90 - थीटा cosec थीटा होता है। अब cos 35 ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। cos 28 cosec 62, cosec 62 को मैं लिख सकता हूँ 1/sin 62, sin 62 को मैं लिख सकता हूँ cos 28, तो cos 28 और cos 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 - 1 यहाँ पे 0 0 + 1, तो 1, ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं, sin 80 अपॉन cos 10 ये आपका 1 हो जाएगा, sin 59 और sec 31 आपका हो जाएगा 1 अपॉन cos 31, cos 31 आपका किसके बराबर होता है, sin 59 के बराबर ही होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, sin 59 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 0, यानी कि ये 0 आ रहा है, ये भी सही है, तो 1 2 और 3 टोटली यहाँ पे तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पूरा खेल लगा है इस वाले क्वेश्चन में। A pole stands vertically inside a triangular park ABC, यानी कि ABC एक ट्रायंगुलर पार्क है मेरा, और उस ट्रायंगुलर पार्क में एक सेंटर, if the angle of the elevation of the top of the pole from the each corner of the park is same, then in the triangle ABC, suppose यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से देखने पे थीटा एंगल सेम आ रहा है, यहाँ से देखने पे थीटा एंगल सेम आ रहा है, और यहाँ से देखने पे भी थीटा एंगल सेम आ रहा है, तो हमको पता है कि ये थ्योरी तो हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल के हर कॉर्नर से उसका एलिवेशन सेम आ रहा है, तो जो उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है वो सरकम सेंटर पे लाई करता है, ठीक है, सरकम सेंटर पे लाई करता है। और ये वाला क्वेश्चन इवेंचुअली ड्रॉप्ड हो गया था, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, क्यों, क्योंकि इस पूरे ऑप्शन में कहीं भी आपको सरकम सेंटर नहीं दिखा देगा, गलती से यहाँ सरकमफ्रेंस आ गया था, है ना, सरकमफ्रेंस नहीं होगा, सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सरकम सेंटर होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए tan 89 को मैं लिख सकता हूँ cot 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 1, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, tan 2 कटेगा tan 88 से, tan 3 कटेगा tan 87 से, ऐसे करते करते बीच से लास्ट वाली एक टर्म आएगी मेरे पास जो tan 45 आएगी, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास एक्स इज 83, एवरेज स्कोर यहां पे लिखता है, सपोज एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 83x
वाई हो जाएगा आपका 76y और जेड आपका हो जाएगा 85y। तो एवरेज स्कोर ऑफ क्लास x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 79x प्लस वाई, है ना। हमसे क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ x y एंड z। तो देखिए अगर मैं x प्लस वाई यहाँ पे रखूंगा तो कितना आ जाएगा 83x प्लस 76y इज इक्वल्स टू 79x प्लस 79y। तो यहाँ से ये 4x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा, यानी कि x अपॉन वाई का रेशियो कितना है 3/4। y और z का एवरेज स्कोर दे रखा है 81y प्लस 81z, और y प्लस z का पहले से 76y प्लस 85z इज इक्वल्स टू 81y प्लस 81z। कितना हो गया 4z इज इक्वल्स टू 5y। तो y अपॉन z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। तो x अपॉन वाई की वैल्यू 3/4, y अपॉन z की वैल्यू 4/5। तो x इज टू वाई इज टू z का वैल्यू क्या आ जाएगा 3:4:5। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे x इज टू वाई इज टू z में हो जाएंगे 3k:4k:5k। हमसे पूछा एवरेज स्कोर ऑफ एक्स वाई जेड, तो एवरेज स्कोर ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 12k। x की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई 79 टाइम्स x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है तो बताइए 83x, यानी कि 83x, x की वैल्यू कितनी है 3k, तो 83 इंटू 3k, y कितना है 76, यानी कि 76 इंटू वाई, वाई कितना है 4k, तो प्लस 76 इंटू 4k प्लस 85 इंटू 5k अपॉन 12k। तो 83 इंटू 3 कितना हो जाएगा 249k प्लस 76 इंटू 4 कितना हो जाएगा k 304k प्लस 85 इंटू 5 कितना हो जाएगा 425k अपॉन में 12k। 9 प्लस 4 18, 8 1 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, 4 प्लस 3 7 प्लस 9 978 k बाई 12 के कैसे के कैंसल आउट हो जाएगा 12 8 जा 96 118 12 1260 81.5 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 इज द वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज। अब देखिए पहले हम इसको हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन को निकालने के लिए हमें हमको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पीछे वाली वैल्यू कौन सी x माइनस 3.5, देन है x माइनस 2.5, सॉरी x माइनस 3 है, देन है x माइनस 2.5, देन है x माइनस 2, है ना। एक वैल्यू ये है, ये है, ये है, ये है, उसके बाद कौन सी है x माइनस 0.5, फिर है x प्लस 0.5, फिर है x प्लस 4 और फिर है x प्लस 5। तो देखिए कितनी वैल्यूज है टोटल 8 वैल्यूज है, 8 वैल्यूज है, यानी कि मीडियन जो है वो बीच की दो वैल्यूज का मीन होगा, यानी कि इसका और इसका मीन होगा। तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 0.5 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2.5 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1.25। ठीक है, x माइनस 1.25 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 20.5। मीडियन अगर 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस है A B C D E F G H I, इसका जो मीडियन है यानी कि जो E है वो 9 आ रहा है, सॉरी 20.5 जो है मीडियन आ रहा है 9 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाई 2। अब चाहे आप लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन इसको आप 2 से इंक्रीज कर दो या इसको आप 2 से इंक्रीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वैल्यू तो बीच में ही रहनी है। अब ये वैल्यू तो बीच में ही रहेगी, तो रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल अनटिल अनलेस अगर आप कोई तो और नंबर नहीं बढ़ाते हो इसके आगे या फिर इसके पीछे, तब तक मीडियन आपका अनचेंज रहेगा। A cricketer has a certain average of 10 innings. In the 11th inning, he scored 108 runs. तो पहले सम कितना था जब उसने 10 इनिंग्स खेली थी, तो
सर्टेन एवरेज सपोज हम ए मान लेते हैं, तो 10A हो जाएगा. इन द 11th innings he increased by 108 runs, यानी कि 10A plus 108 runs, thereby increasing his average by 6 runs. नया एवरेज कितना बन जाएगा इसका? thereby increasing his average by 6 runs. पहले कितना था A, तो अब कितना हो जाएगा A plus 6. ठीक है, तो 10A plus 108 is equals to 11A प्लस 66, इधर जाएगा तो हो जाएगा 242 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हो जाएगी 42. तो 42 है पुराना वाला एवरेज. नया एवरेज कितना है? 42 में 6 तो जोड़ के तो 48. द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 17, तो इसका सम कितना हो जाएगा 20 ऑब्जर्वेशन का? 17 to 20 विच इज 340. ऑन चेकिंग इट वॉज फाउंड दैट द 2 ऑब्जर्वेशंस वर रॉन्गली कॉपीड एज 3 and 6 एंड द करेक्ट वैल्यू और रिप्लेस बाय करेक्ट वैल्यूज. तो भैया इन दोनों को हटाना है, तो इन दोनों को हटा दो. -3 -6 तो कितना हो जाएगा? 340 -9 कितना हो गया? 331. और वापस से 8 और 9 को रख देना है. 8 और 9 को रखने के बाद टोटल कितना आ रहा है? 17, तो कितना आ जाएगा? 348. तो टोटल सम जो करेक्ट सम आया वो आ गया 348, और ऑब्जर्वेशन कितने? 20, तो 210 2 174, तो 17.4 जो है मेरा इसका करेक्ट मीन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन बी ट्रीटेड एज. देखिए, चूंकि नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं तो कुछ क्वांटिटी से रिलेटेड होगा, तो क्वालिटेटिव डाटा तो ये नहीं है. दूसरा, डिस्क्रीट डाटा हो सकता है. क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स जो हैं डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, कैटेगोरिकल फॉर्म में नहीं आते. एक कैटेगरी वाइज थोड़ी ना होती है उनकी, कैटेगरी नहीं होती. कैटेगरी में बहुत सारे में नंबर पूछा है हमसे, नंबर हमसे क्वांटिटेटिव डेटा पूछा हुआ है, कैटेगरी नहीं. नंबर को कैसे कैटेगराइज करोगे? क्या नंबर किसी कैटेगरी में आ सकता है? नहीं. लेकिन क्रेडिट कार्ड की कोई कंपनी है या क्रेडिट कार्ड का कोई बैंक अकाउंट नंबर है, वो कैटेगराइज किया जा सकता है कि वो इस जोन से है, वो इस जोन से है, वो इस कंपनी से है. क्रेडिट कार्ड किसी भी आपका बैंक का हो, कंपनी नहीं बैंक, तो बैंक को आप कैटेगराइज कर सकते हो. लेकिन हमसे नंबर पूछा हुआ है तो कैटेगोरिकल तो नहीं होगा. डिस्क्रीट डाटा हो सकता है, डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उनके नंबर क्या है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, एक फाइनाइट डेटा होता है. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा. क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज. 70 बॉयज है तो 30 गर्ल्स हो जाएंगी. एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट आर 75. तो जो 70 बॉयज हैं उनका एवरेज, तो सम ऑफ बॉयज मार्क्स, तो बॉयज ने टोटल कितने मार्क्स लाए होंगे? 5250. इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास इज 72, तो सम टोटल ऑफ पूरे क्लास का मार्क्स कितना हो जाएगा? 100 into 72. तो टोटल गर्ल्स ने कितने मार्क्स लाए? 0 5 9 1 1950. और टोटल गर्ल्स कितनी? 30. हमसे एवरेज मार्क्स पूछा है तो 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 6 18 फिर 65. हमारा आंसर कितना आ गया? 65. ठीक है. अ पाई चार्ट डिपिक्ट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल फंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स. A particular sector of pie chart for a corporate tax has 108 degree angle at the center. What is the percentage of income from corporate tax to total funds? Corporate tax का है 108 डिग्री, टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे. तो यहाँ से कटा, यहाँ से 36 3, तो 30% हो जाएगा. ठीक है. The classes of type 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 are exclusive classes. देखिए ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव क्लासेस होती हैं. इंक्लूसिव क्लासेस, देखिए इंक्लूसिव क्लासेस का मतलब ये होता है कि जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास होती है ना, जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास होती है वो रिपीट नहीं होती है ना. दे आर इंक्लूसिव क्लासेस. इंक्लूसिव क्लासेस में जो अपर लिमिट होती है किसी क्लास की, वो दूसरे नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में रिपीट नहीं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिपीट नहीं होना है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव होगा. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. दूसरा, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ने इंक्लूड कर दिया, तो जिसको एक्सक्लूसिव करना चाहिए था उसको किया नहीं, उसको इंक्लूसिव कर दिया, तो ये भी गलत है. ये आपका एक्सक्लूसिव हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी. एक्सक्लूसिव क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं आपकी कि अपर लिमिट of one class, upper limit of any class is equal to
लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, और इंक्लूसिव में डज नॉट गेट रिपीटेड, मतलब कि अपर लिमिट जो होती है वो लोअर लिमिट के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो इस वाले केस में ये इंक्लूसिव क्लास होनी चाहिए थी, और इस वाले केस में ये एक्सक्लूसिव क्लास होनी चाहिए थी। दोनों का दोनों अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा बोथ नाइदर 1 and 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपोज द क्लास इंटरवल 10 to 15 हैज फ्रीक्वेंसी 30, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई क्लास साइज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, क्लास साइज कितनी है 15 - 10 विच इज 5, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 6। Let S be a set of first 10 natural numbers. What is the possible number of a comma b where a comma b belongs to S and a not equal to b such that the product ab is greater than 12 when divided by 12? अच्छा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हमें उनका निकालना है प्रोडक्ट। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ सकता है 90, मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ सकता है 90 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। और हमसे पूछा है कि भैया उन प्रोडक्ट को हम किससे डिवाइड करते हैं, हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 छोड़ेगा। तो पहला जो नंबर आता है वो मेरा 16 आता है, 16 में 12 ऐड करेंगे 28 आएगा, 28 में 12 ऐड करेंगे 40 आएगा, 52 आएगा, और कितना आ जाएगा 64, और 64 12 कितना हो जाएगा 76, 76 12 कितना हो जाएगा 88। इन नंबर्स को अगर हम इन नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर ये प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको उस प्रोडक्ट को 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और 90 से आगे हम जा नहीं सकते, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला जो नंबर आएगा मेरे पास वो कौन सा आ जाएगा 2,8, 16, 4,7, 28, ठीक है, 4,10, 40, 5,8, 40, ठीक है। इन 4 नंबर्स के अलावा मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि जिनका प्रोडक्ट इनमें से कोई भी नंबर है। इन चारों के अलावा मेरे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। और क्योंकि हमारे पास एक पेयर भी आ जाएगा 2,8 है तो 8,2 भी हम ले सकते हैं, 4,7 है तो हम 7,4 भी ले सकते हैं, 4,10 है तो हम 10,4 भी ले सकते हैं, और 5,8 है तो 8,5 भी ले सकते हैं। इन 8 के अलावा ऐसा कोई पेयर नहीं है जिनका प्रोडक्ट इस वाले बॉक्स के अंदर दिए हुए जितने भी नंबर्स हैं उनके बराबर है। यानी कि ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं जिनका प्रोडक्ट या तो 16 है या तो 28 या तो 40, 52, 64, 76 या 88, इनमें से कोई भी नंबर नहीं। तो हमारे पास टोटल ऐसे 8 नंबर्स हैं, ठीक है। What is the remainder when this is divided by 29? अगर आप ध्यान से देखिए तो a 13 की पावर 5 और मैं 16 की पावर 5 को एक साथ लाता हूँ, और 14 की पावर 5 और 15 की पावर 5 को एक साथ लाता हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है कि a to the power n plus b to the power n is always divisible by a प्लस बी इफ n इज एन ऑड नंबर, है ना, इवन नंबर में नहीं ऑड नंबर में, n बिलोंग्स टू ऑड नंबर। तो देखिए ध्यान से, इस फॉर्मेट सेटिस्फाई कर रहा है। ये 5 ऑड नंबर है आपका, तो a टू द पावर n यानी कि 13 टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर n यानी कि प्लस 16 टू द पावर 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। a प्लस b क्या हो जाएगा 13 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 29, डिविजिबल है। सेम केस यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे ऑड नंबर है और 14 प्लस 15 29 है, तो किससे डिविजिबल हो जाएगा 29 से। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आ रहा है, ठीक है। Option number D. What is the difference between the sum of the cubes and that of the squares of first 10 natural numbers? Difference का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस स्क्वायर का होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो बस यहाँ पे n की वैल्यू को आपको 10 रख देना है, तो 10 इंटू 11/2 कितना हो जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, 2 5 7 35 इंटू 11 यानी कि 385, और 55 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 2 7 2 7 5 2 3025, 3025 माइनस 385, तो 0 4 6 में से 9 में 3 गया 6 2640, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है, अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 30। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस यानी कि 150 प्लस 150 यानी कि 300 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर,
और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150/30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो 300/3 + 5 विच इज इक्वल टू 300/8। 8 से काटेंगे तो 2460, 8 3 2460, 8 7 50 640, 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लास्ट वाला सवाल है हमारा आज का। तो हाँ, ये हमको 2 दिया हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू है 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी अच्छा 1 मिनट, इसको सॉल्व ही कर देते हैं पूरा। 2 + 1/3 कितना होता है 7/3, 1 / 7/3 3/7 हो जाएगा। 1 + 3/7 कितना हो जाएगा 10/7, 7/10, तो x + 7/10 की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 7/10, 20 - 7 यानी कि 13/10। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 13/10। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस वाले सेशन को एंड करते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट है CDS के 2016 का जो पेपर है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, वो हम एंड करते हैं। आपने देख लिया यहाँ पे जो मोस्टली हमने डील किया वो ट्रिग्नोमेट्री से मेजर पोर्शन आया, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री से बीच में आ गया, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का सवाल आया, मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, जहाँ पे भी डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एंड बाकी क्वेश्चंस लगाइए, PYQs हम आपको दे ही रहे हैं। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है आप वहाँ पे देख सकते हैं। टॉपिक्स अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू।